अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 1 कोर्स कोड 386 अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी लेवल FA। यूनिट 5 हम कर रहे थे और सेक्शन A अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया था। अब है सेक्शन B। सेक्शन B में है स्किमिंग, जो मैंने आपसे कहा था कि ये इंशाअल्लाह ताला हम कल करेंगे ताकि हमें कंप्लीट जो है नया टॉपिक शुरू करें और उसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो अब आ जाइए जनाब, स्कीमिंग नंबर 1 है ये, यानी इसका मतलब है कि नेक्स्ट यूनिट में भी आपके पास ये नंबर 2 होगा। स्कीमिंग है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। स्कीमिंग में ये कहते हैं जनाब, in our daily life we come across different things such as bills, newspapers, application forms, textbooks, novels, story books, poems, mail etc. यहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आ रही होती हैं। बिल्स आ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर्स आ रही होती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे होते हैं, टेक्स्ट बुक है, नॉवेल्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, पोएम्स हैं। ये हमारी अपनी मेल है, हम उसको पढ़ रहे होते हैं। व्हेन वी पिक अप अ बुक, अ मैगज़ीन और अ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, जब हम कोई किताब, कोई मैगज़ीन या कोई अखबार अपने हाथ में उठाते हैं, वी डू नॉट ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो हम ऐसा नहीं करते कि शुरू से हमने पढ़ना शुरू किया और हम आखिर तक उसे पढ़ते चले गए। वी ऑफन ओनली रीड व्हाट इंटरेस्ट अस। हम अमूमन क्या पढ़ते हैं, वो जो हमें इंटरेस्ट करता है, जो हमें दिलचस्प लगता है। गुड रीडर्स यूज़ मैनी डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो अच्छे कारी होते हैं, यानी पढ़ने वाले को कारी कहते हैं ना, अच्छे कारी होते हैं, अच्छे रीडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मकासद के लिए जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं पढ़ने का। फॉर एग्ज़ाम्पल वी माइट बी रीडिंग फॉर इन्जॉयमेंट, यानी हम फ़र्ज़ करें हम इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और टू कम्प्लीट अ टास्क, या कोई हमें असाइनमेंट टास्क मिला उसको कम्प्लीट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। If we are searching for information, we might use a technique that help us identify that particular information. अगर हम जो है वो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें ख़ासकर उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा दें, हम उसको पिन पॉइंट कर सकें। टू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन वी माइट यूज़ अ डिफरेंट टेक्निक, और अगर हमें डिटेल में पढ़ना हो, तफसील के साथ पढ़ना हो, तो फिर हम एक अलग टेक्निक, अलग तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। वी नीड टू चेंज अवर रीडिंग स्पीड एंड टेक्निक डिपेंडिंग ऑन आवर पर्पस, और हमारे अपने मकसद के लिहाज से हम अपनी जो स्पीड भी है पढ़ने की, कभी हम तेज़ी से पढ़ लेते हैं, कभी हम बड़े आराम आराम से समझ समझ के पढ़ रहे होते हैं। स्किमिंग, स्कैनिंग, प्रीव्यूइंग, एंटिसिपेशन एंड प्रिडिक्शन आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रीडिंग एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो अब ये नाम जो सारे बताए हैं इसको याद रखिएगा। स्किमिंग, स्कैनिंग, प्रीव्यूइंग, एंटिसिपेशन एंड प्रिडिक्शन आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रीडिंग, या रीडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अच्छा, अब इसमें से आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं स्किमिंग। स्किमिंग इज़ अ यूज़फुल रीडिंग स्किल विच एनेबल्स अस टू, अब स्किमिंग क्या करती है, हमें रीड फास्टर, तेज़ी से पढ़ते हैं हम, फॉर्म अ जनरल आइडिया और ओपिनियन अबाउट द टेक्स्ट, और हम एक जनरल आइडिया कर लेते हैं, अच्छा ये इस बारे में है। सेव आवर टाइम, और हम अपना वक्त बचाते हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा था ना, छाछ बनाना जो काम होता है ना, जल्दी जल्दी फेंटना और छाछ बनाना, ये स्किमिंग असल में वो है कि आप तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ों से गुज़रते हैं, जो टेक्स्ट है उसके पास से गुजरते हैं। स्किमिंग मीन्स गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट और अ चैप्टर क्विकली इन ऑर्डर टू हैव एन ओवरव्यू और जनरल आइडिया अबाउट द कंटेंट वेयर इज। अच्छा, अब पहले इस चीज़ को समझ लें। स्किमिंग में वो क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम टेक्स्ट से जो हमारे पास लिखा हुआ कंटेंट है, मतन जो है हमारा, या उस चैप्टर से हम लोग तेज़ी के साथ गुजरते हैं ताकि हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू, एक जायज़ा ले सकें हम उसका कि भाई ये असल में है किस चीज़ के बारे में, जनरली ये किस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये इस चीज़ के बारे में मन, आप देखें लाइब्रेरी आप यकीनन जाते होंगे, और नहीं जाते तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपको किताब हाथ में लेते हैं तो आप उसको थोड़ा सा एक आध 2-3 पेज उसके आगे पीछे पढ़ के देखते हैं कि अब मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ने में, हमारे काम की है या नहीं है, और फिर उसके बाद आप उसको रख देते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात टॉपिक जो होता है ना, टाइटल जो होता है, वो इतना हमें काम नहीं दे रहा होता। टाइटल से बस हम उस रास्ते तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें जो अंदर मटीरियल चाहिए होता है उसके लिए कभी हम कंटेंट की लिस्ट को देखते हैं, कभी हम जो है वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से अंदर जो मटीरियल है वो हमें क्या आइडिया दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम स्किमिंग कर लेते हैं। अब है स्कैनिंग, मीन्स
looking at a text to find some particular information. For example, we skim through a report to have a rough idea of what it says, but we scan a page of the telephone directory to find a particular name or number. अच्छा, आप स्कैन का जहन में रख लीजिए। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं आजकल, तो बहुत कॉमन है ना, ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए उनके पास एक स्टिक से होती है, स्कैनिंग स्टिक होती है, जिससे वो आपके बैग को स्कैन कर लेते हैं। और उनके पास अगर वीडियो हो सही किस्म का या डिटेक्टर होता है, तो वो फ़ौरन बता देता है कि जनाब इसके अंदर कोई चीज़ है। या दरबारे से गुजरते हैं तो स्कैन होते हैं, आप पूरी बॉडी आपकी स्कैन होती है, आपके हाथ में कोई लोहे की चीज़ होती है, फ़ौरन बजना शुरू हो जाता है, ताकि कोई आप असलहा तो नहीं लेके जा रहे। तो कहते हैं चाबी वाबी आप साइड में रखते हैं। या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, और ज़्यादा क्लियर, अगर आप मुल्क से बाहर कभी गए हों, कभी आप शहर से बाहर गए हों, एयरपोर्ट पर गए हों, जहाज़ से गए हों, अल्लाह ताला करे अगर नहीं गए हों तो ज़रूर जाएँ, ज़रूर बैठें, सफ़र करें, ज़िंदगी का एक अच्छा तजुर्बा है। तो बहरहाल वहाँ पे जो है आपका जो सामान होता है वो स्कैन करते हैं, तो पूरी तस्वीर उसकी जो है वाज़े तौर पर आपके बैग में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं वो पूरी की पूरी उसकी वीडियो आगे जो बंदा बैठा हुआ होता है मॉनिटर पे उसको नज़र आ रही होती है। तो एक कंप्लीट डिटेल तस्वीर जो है वो मिल जाती है। तो स्कैन हम कब करते हैं, जब हमें एक मुकम्मल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हम उसमें ढूंढ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं एक एक लफ्ज़ को गौर से देखो। तो उसको देख रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने मिसाल दी हुई है टेलीफोन डायरेक्टरी में, आप पर्टिकुलर नाम या नंबर देखना चाहते हैं, तो आप अपनी उंगली के साथ भी बाज़ वक़्त मूव करते हुए देखते हैं, तो वो स्कैन करना हो गया। When we read the newspaper, we are probably not reading it word by word. कहते हैं जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हम यकीनन उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते। इंस्टेड वी आर स्कैनिंग द टेक्स्ट, बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको स्कैन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक है कि वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहे और एक है कि आप स्कैन कर रहे हैं, यानी आपने पूरी आंखों से अच्छी तरीके से उसको देखा कि इसमें इंपॉर्टेंट बात कहाँ लिखी हुई है। जैसे वो स्कैन करेगा ना, पूरी कंप्लीट पिक्चर आपकी आंखों के सामने आ गई। अब वो उसमें देखता है इसमें है क्या चीज़, काम की चीज़ कहाँ पर है, कोई गलत चीज़ रखी हुई जो उसको देखनी उसके काम की चीज़ तो वही हुई ना, वो कहाँ पर है, तो वो उसको वो अच्छी तरीके से गौर से देखेगा। ठीक है, तो स्किमिंग इज़ डन एट स्पीड 3 to 4 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल रीडिंग। स्किमिंग जो है वो तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा आप जो नॉर्मल रीडिंग है आप उसकी स्पीड से करते हैं। वी ऑफन स्किम व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल टू रीड इट इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, और वी यूज़ दिस टेक्निक व्हेन वी वांट टू सी इफ़ एन आर्टिकल और बुक इज़ रियली वर्थ रीडिंग। व्हाई वेस्ट टाइम इफ़ इट इज़ नॉट। तो क्या है, हम स्किमिंग कब करते हैं, हमें बहुत सारा मटेरियल हमें पढ़ना होता है और हम देखना होता है कि हमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़कर इससे गुज़रना है, और हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, हमें आइडिया लेना है कि ये है किस चीज़ के बारे में। तो हम टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम मज़ीद डिटेल में पढ़ने बैठ जाएँगे तो हमारा बेला हो जाए, टाइम ज़ाया होगा, आगे जाके पता चलेगा इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको स्किमिंग करना आना चाहिए। स्पेशली जब हम लोग मास्टर्स वगैरह कर रहे होते हैं या हम अपना रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह ताला अब आगे जाएंगे मास्टर्स भी करेंगे, हो सकता है कि एमफिल और पीएचडी भी करें, वहाँ आपको बहुत सारा रिसर्च वर्क जो है वो पढ़ना होगा। तो आप वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ेंगे ना, बल्कि आप वर्ड टू वर्ड कब पढ़ेंगे, आखिर में, जब आपको नज़र आए कि हाँ हाँ यहाँ से यहाँ तक का ये मटीरियल ना मेरे काम का, तो उसको आप हाईलाइट कर लेंगे, फिर उसको आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, उसको आप बिल्कुल स्कैन करेंगे, गौर से देख के पढ़ेंगे। लेकिन बाकी जो है आप गुजरते चले जाएंगे, अच्छा ये पैराग्राफ नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इसमें काम की बात नहीं, इसमें काम की बात नहीं, आगे पहुँचते चले जाएंगे। तो आप बहुत तेज़ी के साथ पूरी किताब पढ़ सकते हैं, या पूरी किताब के बारे में समझ सकते हैं कि इसमें क्या बात है। पढ़ना तो फिर वही है ना कि आपने वर्ड टू वर्ड अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। देन है देयर आर मैनी स्ट्रैटेजीज़ दैट कैन बी यूज़ व्हेन स्किमिंग। अच्छा हाँ, याद आया, देखें जैसे इम्तिहान के दिनों में जब इम्तिहान करीब होता है तो आप कहते हैं चलो सर एक नज़र किताब में देख लेते हैं इस सारे पॉइंट्स को। तो फिर आप क्या करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है या क्या चीज़ें हैं, तो फिर आप स्किमिंग करते हैं, आप तेज़ी से पेजेस को घुमाते हैं और देखते आते हैं, अच्छा यहाँ ये है, अच्छा ये है, यहाँ ये है, यहाँ ठीक है, चलो फिर देख लिया, हो गया काम। इस तरह कर रहे होते हैं ना, ये स्किमिंग है। सम पीपल रीड, अच्छा देयर आर मैनी स्ट्रैटेजीज डेट कैन बी यूज़ व्हेन स्किमिंग। टैक्स कहते हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो स्किमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, टैक्स को जब स्किम कर रहे होते हैं आप। सम पीपल रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ यूजिंग हेडिंग्स एज दे मूव डाउन द पेज। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं और हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, जबकि वो नीचे तक पहुंच रहे होते हैं, अपने पेज के नीचे तक पहुंच रहे होते हैं। सम माइट रीड द टाइटल, सब हेडिंग्स, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन। और कुछ लोग बस जो है वो टाइटल हैं, सब टाइटल्स हैं उसके, और उसकी जो हेडिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो तमाम चीज़ें या डायग्राम्स वगैरह बनी हुई इलस्ट्रेशंस हैं, उनको देख लेते हैं और कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, ये असल में ये कहानी है। Students find it very useful during the days when they are preparing for exam because it improves reading speed। और ये उनको बहुत फ़ायदा देती है स्टूडेंट्स को, कब, जब उनके इम्तिहान हो रहे होते हैं, क्योंकि इससे उनकी रीडिंग इम्प्रूव होती है।
हाउ टू स्किम, अब देखिए स्किम करते कैसे हैं। नंबर वन, रीड द टाइटल, सबसे पहले टाइटल पढ़िए कि टाइटल आपके काम का है या नहीं है। रीड द इंट्रोडक्शन और द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ ज़रूर पढ़ें, उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें। वहाँ पे राइटर बता देता है, इसको हम कहते हैं ना थीसिस पैराग्राफ, थीसिस लाइन कहलाती है ये। तो आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि जनाब आगे जाकर रीडर जो है वो क्या बात कहने वाला है। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी अदर पैराग्राफ, और फिर हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें ये बात बताई जाएगी कि इस पैराग्राफ में क्या बात कही जा रही है। रीड एनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, फिर तमाम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ लीजिए। नोटिस एनी पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ भी देख लीजिए कि पिक्चर्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, इस पर क्या बात बताई जा रही। नोटिस एनी हाईलाइटेड वर्ड और फ्रेज़, और कोई हाईलाइटेड किया हुआ वर्ड और फ्रेज़ अगर है, यानी जैसे आपकी किताब में भी देखें ना, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उन्होंने जो है वो हाईलाइट की हुई हैं, बोल्ड की भी होती हैं, आइटैलिक में डाली हुई होती है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। रीड द समरी और द लास्ट पैराग्राफ, और आखिरी में अमूमन अगर कोई आर्टिकल वगैरह होता है तो उसका आखिरी में कंक्लूजन और समरी होती है, तो वो ज़रूर आप पढ़िए। अमूमन किताबों में भी चैप्टर्स के भी आखिर में एक छोटा सा एक समरी वाला पेज होता है, ताकि आप उसको पढ़ सकें, आप समझ सकें कि क्या है। देन है A5, बिलो इज़ गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ डंकी एंड अ डॉग। आप कहते हैं एक बहुत अच्छी सी कहानी दी गई है एक गधे और एक डॉग के मुतालिक। मैं डॉग की जो है उर्दू तर्जुमा बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर है स्किम द स्टोरी क्विकली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड, कहते हैं आप इसको स्टोरी को आप स्किम कीजिए और आखिरी में जो है जाके हमें जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर दीजिए, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली एक्सरसाइज है आपकी। द डंकी एंड द डॉग, अच्छा जी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ यंग मैन, अच्छा मैं तो लेकिन इसको आपको ना पूरे अच्छे से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूंगी, ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आपका बहरहाल वो लेवल नहीं है कि आप स्किम कर सकें। जब अंग्रेज़ी आ जाएगी तब तो स्किम कर पाएंगे, नहीं तो उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेज़ी आती है, और जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो फिर बीच में अटक जाएंगे ना बेचारे। तो बहरहाल जब आपको अंग्रेज़ी आ जाए पढ़ना समझ में, तो फिर उसके बाद स्किमिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग मैन, कहते एक मरतबा का जिक्र है कि एक नौजवान आदमी रहता था। हालांकि तस्वीर इन्होंने नौजवान की नहीं बनाई हुई, बूढ़े से बड़े मियाँ हैं, तो बड़े मियाँ से हैं, चश्मा वश्मा लगाया हुआ, टोपी पहनी भी है, और डॉग जो है वो उसके गले में उन्होंने पट्टा डाला हुआ लेके जा रहे हैं। ही हैड अ लिटिल डॉग एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, उसके पास एक छोटा सा डॉग था और वो उसका बहुत ज़्यादा शौकीन था। ही वुड पैट इट्स हेड, वो उसके हेड पे थप आता था, एंड टेक इट ऑन हिज नी, और उसे अपने घुटनों पर बिठाता था, एंड टॉक टू इट, और उससे बातें करता था। देन ही वुड गिव इट लिटिल बिट ऑफ फूड फ्रॉम हिज ओन प्लेट, फिर अपनी प्लेट में से उसको कुछ खाने के लिए भी देता था। वंस अ डंकी लुक्ड इन द विंडो एंड सॉ द मैन एंड द डॉग, एक मरतबा एक डंकी ने एक या डोंकी की जो भी आप कह लें इसको, डोंकी ने देखा खिड़की में से आदमी को और उस डॉग को। वाई डज़ ही नॉट मेक अ पेट ऑफ मी, कहते ये मुझे क्यों नहीं पेट करता, यानी मुझे रख लिया है पेट एनिमल के तौर पर, मुझे पालतू जानवर के तौर पर रख लिया। सेट द डोंकी, उसने कहा इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आई वर्क हार्ड एंड द डॉग वेग्स ओनली इट्स टेल, मैं इतनी सख्त मेहनत करता हूँ और जो डॉग है वो तो बस अपनी दुम हिलाता रहता है। एंड बार्क्स एंड जम्प्स ऑन इट्स ओन मास्टर्स नी, और भौंकता रहता है और जंप लगाता रहता है, छलांगे लगाता रहता है अपने ही मालिक के पैर के घुटनों पर। इट इज़ नॉट फेयर, कहते ये सही नहीं है। देन द डोंकी सेड टू हिमसेल्फ, डोंकी ने अपने आप से कहा, इफ़ आई डू वॉट द डॉग डज, अगर मैं ऐसा ही करूँ जैसा कि डॉग कर रहा है, ही मे मेक अ पेट ऑफ मी, हो सकता है वो मुझे अपना पालतू जानवर बना ले, यानी घर में रखने वाले पेट एनिमल वो होते हैं ना जिनको हम घर में रखते हैं, घर में पालते हैं। सो द डोंकी रेन इन टू द रूम, लिहाजा डोंकी ने क्या किया, वो कमरे में भागता हुआ चला गया। इट ब्रेड एज लाउडली एज इट कुड, और फिर उसने जो जो ढींचू ढींचू वो करते हैं वो उसने की इतनी ऊंची आवाज़ में, जितनी ऊंची आवाज़ में वो कर सकता था। इट वेग्ड इट्स टेल सो हार्ड दैट इट नॉक्ड ओवर अ जार ऑन द टेबल, और उसने इतनी ज़ोर से अपनी जो है वो दुम हिलाई कि वो जाकर उसने एक जो जार टेबल पर रखा था उसको लगी। देन इट ट्राई टू जंप ऑन इट्स मास्टर्स नी, फिर उसने अपने मास्टर के घुटनों पे जंप लगाने की कोशिश की। द मास्टर थॉट दैट द डंकी वॉज मैड, मास्टर को लगा कि जो डंकी है वो पागल हो गया है। एंड ही शाउटेड, वो चीखा, हेल्प हेल्प, मदद मदद। मैन केम रनिंग इन विद स्टिक्स, लोग जो है वो डंडे लेकर आ गए। एंड दे बीट द डंकी अनटिल इट रेन आउट ऑफ द हाउस, और वो उसको खूब मारने लगे हत्ता कि वो घर से बाहर भाग गया। एंड दे ड्रॉप इट बैक टू द फील्ड, और वो उसे वापस ले जाकर खेतों में उन्होंने बांध दिया।
आई ओनली डिड वॉट द डॉग डज, सेट द डोंकी। डोंकी ने कहा मैंने तो वही किया जो कि डॉग कर रहा था। एंड येट दे मेक अ पेट ऑफ द डॉग, और वो फिर भी डॉग को पेट बनाते हैं। एंड दे बीट मी विद स्टिक, इट इज़ नॉट फेयर, और उन्होंने मुझे डंडों से मारा है, ये सही नहीं है। आप कहते हैं सजेस्ट एन इंटरेस्टिंग टाइटल ऑफ द स्टोरी। अब आप इस स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल लिखिए। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, और ब्रीफली ये बताइए कि ये स्टोरी जो है वो किस बारे में है। देन what do you think the donkey got a good beat from his master? Why do you think the donkey got a good beat from his master? क्यों आप समझते हैं कि उसकी अच्छी सी पिटाई हुई डोंकी की अपने मास्टर से। डिड यू लाइक द स्टोरी, कि आपको स्टोरी अच्छी लगी। गिव रीजन्स वाई यू लाइक इट, वजह बताइए कि आपको ये क्यों अच्छी लगी। इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इवन देन गिव रीजन्स, तब भी आप इसकी वजूहात बताइए। डू यू हैव पेट एनिमल्स इन योर होम, क्या आपके घर में पालतू जानवर हैं। हाउ डू यू ट्रीट देम, तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये 5 सवाल हैं, इनके अंदर मज़ीद सब क्वेश्चंस भी हैं जिनके के आपको जवाब देने हैं। जी, तो ये स्टोरी के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, सजेस्ट एन इंटरेस्टिंग टाइटल ऑफ द स्टोरी, के स्टोरी का एक आप इंटरेस्टिंग टाइटल जो है वो सजेस्ट कीजिए। तो हम ये कर सकते हैं द डंकी एंड द डॉग, के तो उन्होंने वैसे भी लिखा हुआ है द डंकी एंड द डॉग, और मैंस बेस्ट फ्रेंड ये भी लिखा हुआ है। और हम ये भी कर सकते हैं द फुलिश डंकी, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, ये वाला जो हमारे पास है नंबर 2 पे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, कहते हैं मुख्तसरन बता दीजिए कि असल में कहानी है किस बारे में। तो जनाब कहानी जो है वो किस बारे में, द स्टोरी इज़ अबाउट अ डोंकी हु बिकम्स जेलस ऑफ अ पेट डॉग बिकॉज द मास्टर लव्स द डॉग। द स्टोरी इज़ अबाउट अ डोंकी, द स्टोरी जो है एक डोंकी के बारे में है। हु बिकम्स जेलस, जो कि वो जेलस ऑफ है, यानी जलता है, उसको जलन होती है एक पेट डॉग से, एक पालतू कुत्ते से, बिकॉज द मास्टर लव्स द डॉग, क्योंकि मास्टर जो है वो उस डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। द डोंकी ट्राइज टू बिहेव लाइक द डॉग टू विन द मास्टर्स लव, अब डोंकी जो है वो कोशिश करता है कि वो डॉग की तरह पे, जो गधा है वो ये कोशिश करता है कि वो उस डॉग की तरह बिहेव करे ताकि मास्टर उससे भी प्यार करने लगे। बट इंस्टेड ही कॉजेज ट्रबल एंड गेट्स बीटेन, मगर इसके बजाय वो क्या हो जाता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उसकी पिटाई हो जाती है। द स्टोरी टीचेस अस दैट एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट रोल एंड वी शुड नॉट इमिटेट अदर्स ब्लाइंडली। तो स्टोरी का जो मॉरल है, जो कहानी हमें सबक देती है, वो ये देती है कि हर शख्स का एक अपना किरदार होता है और हमें दूसरों को जो है बिल्कुल अंधों की तरह इमिटेट नहीं करना चाहिए, नकल नहीं उतारनी चाहिए, यानी सोच समझ के काम करना चाहिए। देन नंबर 3 है, वाई डू यू थिंक द डोंकी गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मास्टर, आप क्यों समझते हैं कि डोंकी जो है उसकी ठीक ठाक किस्म की पिटाई हुई है अपने मास्टर से। तो जनाब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सॉरी ये उल्टा पुल्टा हो गया। द डोंकी गॉट अ गुड बीटिंग बिकॉज ही रेन इन टू द हाउस, डोंकी की जो है खूब ज़बरदस्त पिटाई हुई, क्यों हुई, क्योंकि वो घर के अंदर दौड़ के गया, ब्रेड लाउडली, और बहुत ज़ोर से उसने जो है वो आवाज़ें निकाली जो ढीचू ढीचू करता है, नॉक्ड ओवर अ जार, और एक जार को भी उसने जो है वो धक्का दे दिया। एंड ट्राई टू जंप ऑन हिज मास्टर्स, नहीं, और अपने मास्टर्स के घुटनों पर भी उसने जंप लगाई। अब ज़ाहिर है कि डॉग का वेट और एक डोंकी का वेट कितना फ़र्क है, बेचारा मास्टर का तो बुरा हाल हो गया होगा। द मास्टर थॉट द डोंकी हैड गॉन मैड, अब मास्टर को लगा यकीनन ये पागल हो गया जो उस किस्म की हरकतें कर रहा है, छलांग लगा के घर के अंदर आ गया है, जार भी तोड़ दिया है, मेरे पर भी कूद रहा है। इन ऑर्डर द मैन टू ड्राइव हिम अवे, लिहाजा उसने लोगों को जो है वो ऑर्डर किया कि भाई इसको घर से भगाओ बाहर। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या आपको कहानी अच्छी लगी। गिव रीजन्स वाई यू लाइक इट, और रीजन्स बताइए क्यों अच्छी लगी। इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट, अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इट इवन देन गिव्स रीज़न, तब भी आपको जो है वो रीजन्स वजूहत देनी है। तो जवाब है यस, आई लाइक द स्टोरी बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड टीचेस
एन इम्पॉर्टेंट लेसन, कहते हैं हाँ मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है और हमें एक लेसन भी समय बताती है। टेल्स अस दैट वी शुड नॉट कॉपी अदर्स ब्लाइंडली, वी शुड बी हैप्पी विद आवर ओन एबिलिटीज़ एंड डू आवर ओन वर्क। ये कहानी हमें बताती है कि हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए बिला सोचे समझे। ब्लाइंडली का मतलब है बगैर सोचे समझे, यहाँ पर ये अंधापन नहीं बल्कि या अंधों की तरह नहीं हमें किसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए है। वी शुड बी हैप्पी विद आवर ओन एबिलिटीज़ एंड डू आवर ओन वर्क। तो हमें अपनी ही एबिलिटीज़ पर जो है वो उस पर खुश होना चाहिए और उस अपना काम करना चाहिए है। देन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू हैव पेट एनिमल्स इन योर होम, हाउ डू यू ट्रीट देम। क्या आपके घर में पालतू जानवर हैं, आप उनसे कैसा सलूक करते हैं। तो सिंपल आंसर है यस आई हैव पेट कैट, आई फीड इट एवरी डे। हाँ मेरे पास एक पेट कैट है, बिल्ली है, और मैं उससे रोज़ाना जो है वो खाना खिलाती हूँ। गिव इट क्लीन वाटर, उसको साफ़ पानी देते हैं। प्ले विद इट, और उसके साथ खेलती भी हूँ। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ इट, और उसकी अच्छा ख्याल करती हूँ। आई ट्रीट माई पेट काइंडली एंड विद लव, मैं जो है अपने पेट्स के साथ मोहब्बत से पेश आती हूँ, मेहरबानी से पेश आती हूँ। तो दैट इज़ वन थिंग कि मोहब्बत और खुलूस से हम उससे पेश आते हैं। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप ये कहेंगे जनाब हमारे घर में तो पेट नहीं है, तो इफ़ यू डू नॉट हैव अ पेट, तो आप कहेंगे नो आई डू नॉट हैव अ पेट एनिमल, मेरे घर में एक पेट एनिमल नहीं है। हाउएवर, जबकि आई लाइक एनिमल्स एंड ऑलवेज ट्रीट देम विद काइंडनेस, जबकि मुझे जानवर बहुत पसंद है और मैं उनसे हमेशा बहुत मेहरबानी से पेश आती हूँ या आता हूँ। आई नेवर हर्ट देम एंड आई गिव देम फूड एंड वाटर वेन एवर आई कैन, और मैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनको फूड भी देता हूँ और पानी भी देता हूँ या देती हूँ। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो क्या होगा, नेवर इमिटेट अदर्स ब्लाइंडली, बी योर सेल्फ एंड वैल्यू योर ओन क्वालिटीज़। कहते हैं दूसरों के कभी भी नकल मत उतारिए, जैसे आप हैं उसी पे आप खुश भी रहिए और अपने आप को अहमियत भी दीजिए उसी बात पर कि आपकी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अहम है, उन्हें निखारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वालिटीज़ कहा जा रहा है यानी अच्छी बातें, बुराइयों से इज्तनाब कीजिए और अच्छी बातें जो हैं वो अपनाइए। तो ये सारी हमने कर ली। अब हमारे पास है A6। नाउ हेयर इज़ अनदर वेरी फेमस स्टोरी विच सम ऑफ़ यू माइट हैव रेड अर्लियर। कहते हैं अब एक और मशहूर कहानी है जो आपने शायद पहले पढ़ी होगी। दिस स्टोरी हैज़ अ वेरी क्लियर मॉरल लेसन, इसमें बहुत ही वाज़ेह जो है एक आपको सबक दिया गया है। रीड द स्टोरी क्विकली एंड ट्राई टू गेस व्हाट दैट मॉरल लेसन इज़। कहते हैं जल्दी से कहानी पढ़िए और कोशिश कीजिए गेस कीजिए कि इसका लेसन जो है वो क्या है, क्या आपको सबक मिलता है इससे। वी हैव ऑल्सो सजेस्टेड आवर ओन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में हमने अपना आपको एक सजेशन दे दिया है। यू कैन हैव अ लुक एट इट यू लाइक बट ओनली आफ्टर यू हैव रिटन योर्स। कहते हैं आप चाहें तो उसको देख सकते हैं लेकिन पहले अपना लिख लीजिएगा उसके बाद देखिएगा। सो नाउ द फॉक्स एंड द क्रो, पहली हेडिंग डाली हुई द फॉक्स एंड द क्रो। लेट अस रीड, चलें पढ़ते हैं। इन अ स्मॉल टाउन इन थाईलैंड के एक छोटे से गांव में अ ग्रैंड ओल्ड लेडी वाज मेकिंग सम्पचुअस ईटेबल्स अंडर अ ट्री फॉर हर लाइवलीहुड। एक ग्रैंड यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी खातून जो हैं, सम्पचुअस कहते हैं बहुत कीमती को, बहुत कीमती, बहुत ही शानदार अच्छी किस्म की चीज़ जो है वो खाने पीने की ईटेबल्स, खाने पीने की चीज़ बना रही थी एक दरख्त के नीचे बैठी हुई, और वो उसको बेचती थी फॉर हर लाइवलीहुड यानी अपने गुजर बसर के लिए। देयर वॉज अ क्रॉस सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा जो है वो दरख्त पे बैठा हुआ था। द स्मेल ऑफ द ईटेबल्स वॉज टू टेम्पटिंग टू क्रो, अब जो खाने पीने की चीज़ थी उसकी जो खुशबू थी वो बड़ी टेम्पटिंग थी, वो बड़ा उसको उकसा रही थी खुराकों के वो भी खाए। व्हेन द ओल्ड लेडी टर्न अराउंड, जब जो बूढ़ी खातून थी वो ज़रा मुड़ी, द क्रॉ टुक वन ईटेबल फ्रॉम द वेसल एंड फ्लू अवे टू अनदर ट्री। क्रॉ ने क्या किया कि एक पीस जो था उस वेसल में से, उस जार में से उठा लिया और दूसरी टहनी पर दूसरे तरफ पर जाकर वो बैठ गया। अ फॉक्स पासिंग दैट साइड सॉ द क्रो होल्डिंग द टेम्पटिंग ईटेबल्स इन इट्स बीक, एक वहाँ से लोमड़ी गुजर रही थी, उसने देखा कि जनाब बड़ी ही खुशबू वाला खाने पीने का कुछ सामान जो है उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। द फॉक्स कांट क्लाइम द ट्री टू कैच द क्रो, अब फॉक्स जो है वो तो छलांग नहीं लगा सकती थी दरख्त पे कि वो क्रो को पकड़ ले। एंड हैंस इट हैश्ड आउट अ प्लान टू गेट द ईटेबल फ्रॉम द क्रो, लिहाजा उसने क्या किया, हैश्ड किया यानी एक प्लान बनाया, उसने एक प्लान बनाया कि किस तरह ये ईटेबल जो है वो क्रो से लिया जा सके। ये कहानी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, वो लालची लालची लोमड़ी और सियाना का मतलब खैर वो पानी वाली होती है, या खुशामद वाला, खुशामद से जो है वो
खुशामदी नहीं, खुशामद से खुश नहीं होना चाहिए है, झूठी खुशामद से खुश नहीं होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी होती हैं। ओके देन कहानी आगे पढ़ते हैं। फॉर एड्रेस द क्रॉ एंड सेट, फॉक्स एड्रेस द क्रॉ एंड सेट, फॉक्स ने जो है वो क्रॉ को एड्रेस किया, यानी उसको मुखातिब किया और उससे कहा, ओह लवली क्रॉ, ओ प्यारे क्रॉ, आई हर्ड अबाउट यू अलॉट, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। नॉट ओनली आई एम सीइंग यू हाउ ब्यूटीफुल यू आर, अब मैं बस आपको देख रही हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं। ऑल माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग यू टू बी ब्यूटीफुल एंड टुडे ओनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सी यू, कहते मेरे तमाम दोस्त आपकी तारीफ़ें करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आपको देख रही हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं। देखा कितनी तारीफ़ हो रही है। मोर एवर मज़ीद ये कि आई हर्ड दैट यू सिंग वंडरफुल सॉन्ग्स विच विल मेक अस फॉरगेट इवन आवर हंगर एंड स्लीप, और मैंने सुना है कि आप बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं कि जिससे हमारी भूख भी उड़ जाए और हमारी नींद भी उड़ जाए। देयरफॉर व्हाई कांट यू सिंग अ सिंपल सॉन्ग फॉर मी नाउ, तो फिर आप मेरे लिए एक सादा सा छोटा सा गाना क्यों नहीं गा लेते। द फ्लैटर Crow fell to the fox trap and started to sing, forgetting his holding the eatables. अब जो खुशामद से खूब खुश हुआ हुआ जो था तारीफ़ों से कौवा, उसने फ़ौरन जो है वो स्ट्रैप में आ गया, उसने देखा ही नहीं कि भाई ये तो मेरे लिए जाल बुना जा रहा है, और उसने गाना शुरू किया। ये याद ही नहीं रहा कि उसकी चोंच में जो है वो ईटेबल था। व्हेन इट ओपन इट्स माउथ टू सिंग, जब उसने अपना मुंह खोला गाने के लिए, द ईटेबल फेल डाउन, तो वो जो ईटेबल था खाने की चीज़ थी उसके मुँह से नीचे गिर गई। द फॉक्स पिक्ड इट इमीडिएटली एंड रैन अवे, फॉक्स ने फ़ौरन उसे पिक किया और भाग गई, यानी वो गाना सुनने के लिए रुकी भी नहीं, उसे तो असल में वो खाने पीने की चीज़ चाहिए थी ना। अच्छा, अब जो इन्होंने लिखा है, ट्रस्ट हिम नॉट हु प्रेज ऑन योर फेस, कहते हैं उस शख्स की पर कभी भी भरोसा ना करें जो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करता हो। अच्छा, हमने जो आपके से लिए लिखे हैं बहुत सारे लिख दिए हैं। नंबर अ कनिंग स्कीम, ठीक है, एक कनिंग स्कीम लिख दी, एक चालाक किस्म की जो स्कीम है वो लिख दीजिए प्लान। द पावर ऑफ परसुएशन, तारीफ़ करने की ताकत। अ सिल्वर टंग ट्राइम्स, आप ये सिल्वर टंग ट्राइम्स यानी कि जब आपके चिकनी चुपड़ी बातें जो होती हैं ना उसकी जीत। द ट्राइम्ब ऑफ क्लेवरनेस, चालाकी की जीत। व्हेन फ्लैटरी बिकम्स अ ट्रैप, और जब खुशामद जो है वो एक आपके लिए जाल बन जाती है। द प्राइस ऑफ वैनिटी, और वैनिटी यानी अपने आप को बड़ा अच्छा समझने की जो कीमत है वो कौवे ने अदा की वहाँ पे, कि वो जो ईटेबल्स लेकर आया था बड़ी खुद अपनी चालाकी के साथ वो उसको बहरहाल फेंकने पड़े। नाउ नंबर 7 पे है, चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी बाय नेचर, कहते हैं बच्चे जो हैं वो बाय नेचर बड़े शरीर होते हैं। देन दे इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट को इन्जॉय करते हैं। द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ एन इंसिडेंस, कहते हैं अब ये भी जो है एक तरह का इंसिडेंस है, इसी तरह का एक वाक़या है। रिपोर्टेड बाय अ चाइल्ड, जो कि एक बच्चे ने लिखा है। स्किम द फॉलोइंग लाइन्स के क्विकली, अब जल्दी से इनको स्किम करें, हम तो जल्दी से नहीं करते, हम तो आपको आराम आराम से पढ़ के सुनाते हैं, बाद में आप स्किम कीजिएगा। When I was a child, जब मैं एक बच्ची थी या मैं बच्चा था, I did not have hair on my head, मेरे सर पे ज़्यादा बाल नहीं थे। Just some stuff, बस कुछ टुकड़े टुकड़े, टोटे जिसको कहते हैं ना, छोटे छोटे से बाल, तो अब समझे कुछ टोटे पड़े हुए थे। I like to watch my friends play, मैं अपने दोस्तों को खेलता हुआ देखना मुझे अच्छा लगता था। I would join them now and then, मैं कभी कभार उनको ज्वाइन भी कर लेता था। But I preferred watching every day, लेकिन मैं उन्हें खेलता हुआ देखना ज़्यादा पसंद करता था। We would see an old man walking by our प्ले ग्राउंड कैरिंग एन अम्ब्रेला, हम देखते थे कि एक बड़े मियाँ जो है वो हमारे पास से गुजरते थे और वो एक अम्ब्रेला, एक छतरी जो है अपने हाथ में लिए हुए होते थे। ही हैड बिग ईयर्स एंड अ बॉल्ड हेड, उनके बड़े बड़े कान थे और गंजा सर था। द मोमेंट माई फ्रेंड सॉ हिम पास बाय, जैसे ही जिस लम्हे मेरे दोस्त देखते थे कि वो हमारे पास से गुजर रहे, दे वुड शाउट, तो वो चीखते थे, है डेफ एंड डम, ए गूंगे बहरे, व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हुआ है। इट वॉज़ अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह का वक्त था। आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था। व्हेन आई सॉ द ओल्ड मैन कमिंग आई वॉज अलोन, मैंने जब उस बड़े मियाँ को आते हुए देखा और मैं अकेला था। देयर वर नो फ्रेंड्स अराउंड टू शाउट द यूजुअल वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग, और वहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं था जो कि इन तमाम अल्फाज को जो हम ग्रीटिंग के लिए उनके लिए इस्तेमाल करते थे वो कह सकते। बट हाउ कुड आई लेट दिस मैन वॉक बाय विदाउट सेइंग एनीथिंग, मगर मैं कैसे इस आदमी को जाने दे सकता था बगैर कुछ कहे हुए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम, लिहाजा पहली मरतबा, आई आस्क्ड इन अ सॉफ्ट वॉइस, मैंने एक बहुत नरम आवाज़ में पूछा, है डेफ एंड डम, व्हाट्स द टाइम, के वो गूंगे बहरे क्या वक्त हुआ है। द ऑल मैन लुक एट मी, बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। देन लुक एट हिज वॉच एंड रिप्लाइड, फिर उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और जवाब दिया, इट इज़ 5:30, ये 5:30 हो रहे हैं, यानी 5:30।
आई रैन इन साइड द हाउस एंड नेवर शाउटेड एट द ओल्ड मैन आफ्टर दैट डे। मैं उनके पास मैं भाग कर घर गया और फिर मैंने कभी भी उस बूढ़े आदमी पर मैं नहीं चिल्लाया। देन ही लुक एट, अच्छा जी, यानी उन्होंने बता दिया ना कि वो बेचारे बूढ़े नहीं हैं, वो मतलब गूंगे बहरे नहीं हैं, वो बोल भी सकते हैं और वो सुन भी सकते हैं। बच्चे समझते थे कि वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो लिहाजा वो चिल्ला चिल्ला कर बात किया करते थे और वो बेचारे खामोशी से गुजर जा रहे थे। जब नरमी से उनसे बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया। अच्छा जी, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मैसेज डिड यू रिसीव थ्रू दिस इंसिडेंस? इस वाक़े से आपको क्या पैगाम मिला? आंसर, वी शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। हमें हर एक के साथ मेहरबान होना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। वी शुड नेवर मेक फ़न ऑफ ओल्ड और डिसेबल्ड पीपल, और हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए बूढ़े और माजूर लोगों का, बिकॉज इट हर्ट्स देयर फीलिंग्स, क्योंकि इससे उनकी जो फीलिंग्स है, उनके एहसास जो हैं, उसको नुकसान पहुंचता है या वो हर्ट होते हैं, उन्हें दुख पहुंचता है। नंबर 2 है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन कैरिंग इन हिज हैंड्स? ओल्ड मैन जो है वो अपने हाथ में क्या लिया हुआ था? आंसर है, द ओल्ड मैन वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। ओल्ड मैन जो है अपने हाथ में एक अम्ब्रेला लिए हुए थे। ठीक है, अम्ब्रेला यानी छतरी लिए हुए थे। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, डू यू रिमेंबर एनी सच इंसिडेंट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड रिपोर्टेड इन अ फ्यू लाइन्स? कहते हैं कि आपको अपने बचपन का कोई ऐसा वाक़या याद है? अगर याद है तो थोड़ी सी लाइन में लिखिए। तो एक सादा सा इसका आंसर ये है, यस, हाँ, कॉमा, आई रिमेंबर वन सच इंसिडेंट, मुझे एक ऐसा इंसिडेंट याद है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। माई फ्रेंड्स एंड आई लाफ एट एन ओल्ड मैन, मैं और मेरा दोस्त एक बूढ़े आदमी पर हंसे, बिकॉज ही वॉकड वेरी स्लोली, क्योंकि वो बहुत स्लो आहिस्ता सा जा रहा था। लेटर आई रियलाइज दैट इट वॉज रॉन्ग, बाद में मुझे ख्याल है कि ये गलत है, टू मेक फ़न ऑफ हिम, ताकि उनका मजाक उड़ाया जाए। आई फेल्ट सॉरी एंड डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल एंड नेवर रिपीट सच बिहेवियर। मैंने सोचा कि मैं कभी बड़े लोगों की, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करूँगा और कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं करूँगा। दैट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अब है आपके पास ना, आप, मैं चाह रही हूँ कि ये आपका बी सेक्शन जो है इस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए हम इसको भी कर लेते हैं। हेयर इज़ अ प्रोस्पेक्टस, ये है A8। हेयर इज़ अ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ लोकल स्कूल इन इस्लामाबाद। ये लोकल स्कूल इस्लामाबाद का एक प्रोस्पेक्टस है जो आपको मिलता है ना, इसमें स्कूल के बारे में मालूमात होती है। स्किम द इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। कहते हैं आप इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रा देखिए और आखिरी में जो इन्फॉर्मेशन आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनका ज़रा जवाब दे दीजिए। तो पहला पॉइंट है एब्सेंस, यानी छुट्टियाँ, इलनेस, बीमारी की वजह से। इफ़ योर चाइल्ड इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यू शुड टेलीफोन द स्कूल ऑफिस ऑन द फर्स्ट डे। अगर आपका बच्चा जो है वो एब्सेंट है स्कूल से, तो पहले ही दिन आप स्कूल फ़ोन कर दीजिए। व्हेन ही शी रिटर्न्स टू स्कूल अ रिटन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर ऑफ द इलनेस मस्ट बी प्रोवाइडेड सो दैट स्कूल रिकॉर्ड्स कैन बी केप्ट अप टू द डेट, अप टू डेट। ठीक है जी। और जब वो स्कूल वापस आए तो एक रिटर्न एप्लीकेशन भी लेकर आए जिसमें कि बताया जाए कि क्या बीमारी थी आखिर, ताकि स्कूल का रिकॉर्ड को अप टू डेट रखा जाए। ऑल मेडिकल्स एंड डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट्स शुड बी मेड आउटसाइड स्कूल आवर्स अनलेस अनअवॉइडेबल। डॉक्टर के और दांतों के जो चेकअप बच्चों के बहुत होते हैं ना, तो उसके अपॉइंटमेंट जो है स्कूल टाइम के बाद रखे जाएँ, अगर मुमकिन हो तो। अगर नामुमकिन हो तो फिर ज़ाहिर है कि रख लीजिए, डॉक्टर मिलता ही नहीं है उस टाइम पे, उसके बाद की टाइमिंग में, तो फिर मजबूरी है। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो आपने क्या करना है कि जनाब स्कूल टाइम के बाद ही रखना है। देन है हमारे पास स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है, सॉरी हॉलीडेज़। उसके बाद है हमारे पास हॉलीडेज़। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स दैट द एनुअल हॉलीडेज शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग टर्म टाइम, ऑल्दो विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टूडेंट्स में टेक अप टू 2 वीक्स ऑफ स्कूल। अच्छा, कहते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहती है कि जो एनुअल हॉलीडेज़ हैं वो आप ना लें, सालाना छुट्टियां जो हैं वो आप ना लें ड्यूरिंग स्कूल टाइम के दौरान में, यानी जब टर्म जारी तो उस वक्त ना लें। हाँ, जबकि आप ले सकते हैं प्रिंसिपल की परमिशन से 2 हफ्ते तक की छुट्टियाँ। कभी ऐसा होता है ना किसी शादी में जाना है, कहीं जाना है, अब वैसे तो रिश्तेदार जो होते हैं बड़े समझदार होते हैं, वो बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में शादी ब्याह रखते हैं, जो दूसरे दूसरे शहरों से लोगों को बुलाना होता है तो। लेकिन बाद ऐसे होते हैं बेचारे वो रख लेते हैं, मजबूरी होती है, फिर आपको जाना भी होता है। तो इन केस आप इस तरह के जो भी मामलात हैं उसमें आप छुट्टी ले सकते हैं 2 हफ्ते की, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। दिस शुड बी अवॉइडेड एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन डो नॉट सफ़र ड्यू टू देयर एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। कहते हैं अगर मुमकिन हो तो इसको अवॉइड करना चाहिए, से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल में आना बहुत ज़रूरी है और वो छुट्टी होती है तो वो उनका जो स्कूल का काम है वो सफ़र करता है। फिर नंबर 2 पे है स्कूल यूनिफॉर्म। It is compulsory for children to wear school uniforms so that the children feel part of the school community.
ये कंपलसरी है, लाजमी है बच्चों के लिए कि वो स्कूल का यूनिफॉर्म वेयर करें, पहने उसको, ताकि वो स्कूल की कम्युनिटी जो है स्कूल का एक हिस्सा बने। बॉयज़ बॉयज़ शुड वेयर वाइट शर्ट, लड़कों को पहननी है सफ़ेद कलर की शर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट स्लीव्ड, वो जैसी चाहे पहन सकते हैं, लंबे आस्तीनों वाली या छोटे आस्तीनों वाली, विद ब्लैक ट्राउज़र्स एंड ब्लैक स्वेटर, ब्लैक ट्राउज़र पहनेंगे, ब्लैक पैंट पहनेंगे और ब्लैक ही उनका स्वेटर भी होगा सर्दियों में। दे मे और मे नॉट वेयर द ब्लू एंड ग्रे स्ट्रिप्ड स्कूल टाई, अब उनकी मर्ज़ी है वो चाहें तो स्ट्राइप्स के साथ जो टाई है उनकी ब्लू कलर की, वो आप ब्लू और ग्रे कलर की वो पहनना चाहते तो पहने, नहीं पहनना चाहे नहीं पहने, ऑल द टाइम, एट ऑल टाइम्स, ठीक है। अच्छा जी, गर्ल्स शुड वेयर वाइट शर्ट्स एंड वाइट दुपट्टास विद वाइट शलवार एंड ब्लैक स्वेटर, ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ जो हैं वो वाइट शर्ट और वाइट दुपट्टा पहनेंगी, विद वाइट शलवार, शलवार भी वाइट कलर की होगी और ब्लैक कलर का उनका स्वेटर होगा सर्दियों में। दे मे वेयर स्टर्ट्स विच मस्ट बी रिमूव फॉर फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है जी। कुछ और अगर उन्होंने पहने वो बंदे शुंदे कुछ चीज़ें, तो वो फिज़िकल एजुकेशन के दौरान जो है वो हटाए जा सकते हैं, पीटी वगैरह में अगर उन्होंने कुछ पहना हुआ, चले जनाब। देन है फुटवेयर एंड एक्सेसरीज, ऑल चिल्ड्रन शुड वेयर ब्लैक स्कूल शूज़, तमाम बच्चों को ब्लैक कलर के शूज़ पहने, एंड नो टाइम मस्ट दे वेयर ट्रेनर्स, एट नो टाइम मस्ट दे वेयर ट्रेनर्स, और ट्रेनर्स जूतों के नाम ये गालिब बन गए कि वो नहीं पहनेंगे, ठीक है जनाब। स्कूल कैंटीन, अगर कुछ और हो तो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में मैंने जो सुना वो यही है कि ट्रेनर्स भी एक टाइप के जूतों का नाम है। स्कूल कैंटीन में क्या है जनाब, द स्कूल कैंटीन ऑपरेट्स अ बजट once a term so that parents may purchase school uniform at sale price। जनाब स्कूल कैंटीन जो है, लग रहा था कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचेगी, लेकिन यहाँ लिखा है कि जनाब एक बजट स्कीम उनकी है, साल में एक मरतबा वो जो है वो सेल प्राइस में यूनिफॉर्म बेचती है। Then है extra curricular activities. There is a wide range of clubs for children of all ages, and such as drama, music, science, young doctors, earth savers, young writers, football, sports, etc. Participation in at least one club of students' own choice is strongly encouraged। चलें जनाब, बहुत सारे क्लब्स हैं, ड्रामे के भी हैं, म्यूज़िक के भी हैं, साइंस के भी हैं, यंग डॉक्टर्स के भी हैं, अर्थ सेवर्स के भी हैं, ज़मीन को बचाने के लिए जो काम करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी हैं, जो लिखना चाहते हैं उनके लिए भी हैं, फुटबॉल की टीम भी मौजूद है, सारे हैं। तो बच्चे एक ना एक में ज़रूर हिस्सा लें। अब आ गए सवालात की, सब पढ़कर आपने क्या समझा। इज़ द प्रोस्पेक्टस एम्ड एट द चिल्ड्रन और द पेरेंट्स, किसके लिए जनाब, बच्चों के लिए लिखा गया या पेरेंट्स के लिए लिखा गया, तो ज़ाहिर पेरेंट्स के लिए लिखा गया है जनाब, ये सारी बातें पेरेंट्स को बताई जा रही हैं। वुड यू यूज़ इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 2, अच्छा वुड यू यूज़ द इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 2 आप ये तो सेक्शन 2 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे। फाइंड डायरेक्शन टू द स्कूल, स्कूल का रास्ता मालूम करने के लिए। फाइंड आउट व्हाट टाइम द स्कूल ओपन्स, ये मालूम करने के लिए कि स्कूल कितने बजे खुलता है। या फाइंड आउट अबाउट स्कूल यूनिफॉर्म, तो जनाब ये स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। एज वेल एज इलनेस, विच इशू डज द एब्सेंस सेक्शन डील्स विद, एब्सेंस सेक्शन किस डील के बारे में जो है वो, अच्छा एब्सेंस सेक्शन जो है वो किस चीज़ के बारे में जो है वो डील कर रहा है। तो एब्सेंस सेक्शन जो है इंफॉर्मेशन ऑफ द एब्सेंस के बारे में भी डील कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिएगा हो सकता है कुछ हमारे पढ़ने में छुट्टियों के बारे में ही है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है कि आप उसको अपडेट कर लीजिए, कोई अपॉइंटमेंट मत लीजिए। मेडिकल एंड डेंटल अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी वो डील करता है, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं प्लस, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एंड मेडिकल एंड DENTAL डेंटल अपॉइंटमेंट, मेडिकल एंड डेंटल अपॉइंटमेंट्स, ये आफ्टर स्कूल टाइम। उन्होंने कहा कि जनाब स्कूल टाइम के बाद जो है ना, ये आपने अपनी ये रखनी है टाइमिंग। अच्छा जनाब, ये एक और कहानी है, इन्फॉर्मेशन को आप आई जो है ना कैपिटल रखिएगा, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था पंक्चुएशन में। अच्छा देन है डज द टेक्स्ट गिव डिटेल्स ऑफ द करिकुलम, करिकुलम के कोई जो है वो डिटेल देता है। अच्छा सारे क्वेश्चन यस और नो वाले, इसलिए हमने सिर्फ उतना ही जवाब लिखा है, नो, ठीक। इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल क्लब्स इन दिस टेक्स्ट, यस अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल।
के स्कूल क्लब्स के बारे में है। डज द टेक्स्ट टेल पेरेंट्स अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में क्या बताता है? कुछ बिल्कुल नहीं बताता, कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें। डज द प्रोस्पेक्टस गिव पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल एग्जामिनेशन? नो, ये भी नहीं बताया, इम्तिहान के बारे में भी नहीं बताया। डज द टेक्स्ट टेल पेरेंट्स हाउ टू परचेज यूनिफॉर्म एट रिड्यूस प्राइस? ये बताया, कैंटीन से खरीद लें। डज दिस टेक्स्ट टेल यू अबाउट स्कूल लंचेस? नहीं, कुछ नहीं बताया कि स्कूल लंचेस कहाँ होते हैं। ट्रू और फॉल्स? दिस टेक्स्ट गिव्स यू द टेलीफोन नंबर टू कॉल इफ़ योर चाइल्ड इज़ इल? नहीं जरा, फॉल्स है, ये बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ये देख लीजिएगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यूनिट 5 का सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन सी को भी अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि ज़्यादा लंबा ना हो, तो ये भी हमारा एक वीडियो में हो जाए। तो पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए, ख़ुद भी इसको अच्छे से पढ़िए और जो है वो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ें, ताकि आपको कि स्किमिंग करना अच्छे से आ जाए। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। और अगर आप अपने कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि कैसा लगा आपको आज का लेसन, समझ में आया, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी इसमें, क्या चीज़ आपने सीखी, और किस शहर से आप मेरा ये लेसन, किस मुल्क से आप मेरा ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, खुश रहिए। मैं कराची से हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।